Hey guys, welcome back to my YouTube channel that is Knowledge Hub 5.0. So friends, now we are going to start ITC part 4. Okay, in part 2nd and in part 3, we are talking about the section 17.5, that is block credit in the GST. Okay, and in part 4, we also continuing with the remaining categories of section 17.5. Okay, I hope you all understand every part of the ITC series. If you have any query, you can comment in the comment box. Okay, let's start. Now next category is section 17.5C, that is works contract services. Works contract services that is provided for the construction for the immovable property, and works contract means that involve the services plus transfer of the material. अगर हम कोई भी वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज ले रहे हैं किसके लिए, कंस्ट्रक्शन ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है, एक्सेप्शन इसमें है लेकिन उसको हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे. ठीक है, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब है, दैट इज इन्वॉल्व द सर्विसेज प्लस ट्रांसफर ऑफ द मटेरियल, दोनों प्लस में हो गए हैं. ठीक है, अगर ये दोनों कॉम्बिनेशन में प्रोवाइड करवाई जाएगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज. ठीक है, और वो किसके लिए प्रोवाइड करवाई जा रही है, कंस्ट्रक्शन ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी. ठीक है, तो उस केस में हमें आईटीसी नहीं मिलेगा. कुछ एक्सेप्शंस हैं वो हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे. ठीक है, समझ में आ गया. वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज अगर हम ले रहे हैं फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी, जनरली आईटीसी इज नॉट अलाउड. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द मीनिंग ऑफ द टर्म्स दैट आर यूज्ड इन द सेक्शन 17.5C, दैट इज कंस्ट्रक्शन. कंस्ट्रक्शन का क्या मतलब होता है, कंस्ट्रक्शन का नॉर्मली मीन तो हमें पता है, कोई भी हम बिल्डिंग को बनवाते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, कंस्ट्रक्शन बोलेंगे. ठीक है, रिकंस्ट्रक्शन, रिनोवेशन, एडिशन, ऑल्ट्रेशन, ठीक है, आर द रिपेयर टू द एक्सटेंट ऑफ द कैपिटलाइजेशन टू द सेड इमूवेबल प्रॉपर्टी. अगर हम रिपेयर्स को क्या कर रहे हैं, कैपिटलाइज कर रहे हैं. ठीक है, कैपिटलाइज करेंगे उस एक्सटेंट तक हम उसको क्या करेंगे, उसका जो आईटीसी है वो हमें नहीं मिलेगा. सी, अगर रिपेयर्स हमारी रिवेन्यू नेचर की हुई और उसको हम क्या करेंगे, पीएनएल में डेबिट कर देते हैं. ठीक है, तो उस केस के अंदर क्या होगा, उस केस के अंदर हमें आईटीसी उसके ऊपर अलाउड हो जाएगा, बिकॉज ये जो रिस्ट्रिक्शन डाल रहे हैं वो किसके ऊपर डाल रहा है, कैपिटलाइजेशन ऑफ द वैल्यू के ऊपर डाल रहे हैं. मतलब जितनी रिपेयर का एक्सटेंट होगा, जितनी रिपेयर की वैल्यू कैपिटलाइज की जाएगी इन द हेड ऑफ बिल्डिंग, ठीक है, उतनी अमाउंट तक का अगर आईटीसी होगा वो हमें अलाउड नहीं होगा. लेकिन अगर मान लो जो रिपेयर्स है वो हमारी रिवेन्यू नेचर की है और उसको हमने पीएनएल में डेबिट कर दिया है, ठीक है, तो उस केस में हमें क्या होगा, आईटीसी उसका अलाउड हो जाएगा. गॉट इट. नेक्स्ट इज इमूवेबल प्रॉपर्टी. इमूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब दैट इज अटैच टू अर्थ. ठीक है, जो अटैच टू अर्थ होगी जिसको हम इधर उधर मूव नहीं कर सकते. ठीक है, नेक्स्ट इज मीनिंग ऑफ द प्लांट एंड मशीनरी. ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी का क्या मीनिंग है, प्लांट एंड मशीनरी इंक्लूड्स apparent equipment and the machinery which is fixed to the earth by the foundation are the structural support. अगर मान लो देखो प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, और अगर मान लो प्लांट एंड मशीनरी का स्ट्रक्चरल सपोर्ट के लिए हम उसके पास में कोई कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, जैसे मान लो कोई भी ऐसी मशीनरी है जिसको अगर स्ट्रक्चरल सपोर्ट नहीं मिला तो वो मशीनरी वर्किंग में नहीं आ सकती है. जैसे फॉर एग्जांपल हमने कोई बॉयलर लगाया और बॉयलर के आसपास क्या है कि हमें वॉल्स को मतलब उसके चारों ओर हमें दीवारें खड़ी करनी पड़ेंगी. ठीक है, अगर उस केस में हम वो लगाएंगे, दीवारें खड़ी करेंगे, तो उस केस में क्योंकि वो उसको स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करवा रहा है इसलिए उसके ऊपर आईटीसी हमें अलाउड हो जाएगा. बट प्लांट एंड मशीनरी में क्या क्या चीजें नहीं कवर होंगी, लैंड, बिल्डिंग, एनी अदर सिविल स्ट्रक्चर, कोई और सिविल स्ट्रक्चर होगा तो अलाउड नहीं है. टेलीकम्युनिकेशन टावर्स अलाउड नहीं है. पाइपलाइन दैट इज लेड आउटसाइड द फैक्ट्री प्रीमाइसेस अलाउड नहीं है. मतलब ये प्लांट एंड मशीनरी की डेफिनेशन में नहीं आते हैं. ठीक है, so these are the definition of the construction, immovable property and the plant and machinery under the section 17.5C. okay,
नाउ मूविंग ऑन द एक्सेप्शन ऑफ द सेक्शन 17(5)(c). ठीक है, सेक्शन 17(5)(c) का एक्सेप्शन क्या है? When the works contract services for the immovable property, ITC is allowed only when where the received as the input services for the further works contract services। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ये किस में अलाउड होगा? सब कॉन्ट्रैक्टिंग के अंदर। ठीक है, कि क्या होता है कि अगर मान लो वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर एक वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर दूसरे वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर को सर्विस प्रोवाइड करवाएगा और जो वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर दूसरे वाला है वो उसको एज ए इनपुट सर्विस यूज कर रहा है उसको जो कॉन्ट्रैक्ट मिला हो उसके लिए। ठीक है, तो उस केस में ही आईटीसी इसके ऊपर अलाउड है, अदरवाइज वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी में आईटीसी अलाउड नहीं होता है। ठीक है, व्हेन वी रिसीव द वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी, it is allowed only when we are the works contractor and we are using for the such a service as a input service for further work contract services। okay, got it? Now next is section 17(5)(d), that is कंस्ट्रक्शन ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी। अगर हम कोई भी अपनी जैसे मान लो हम बिजनेस कर रहे हैं तो उसके लिए बिल्डिंग बना रहे हैं या घर की बिल्डिंग बना रहे हैं, कोई भी XYZ बिल्डिंग बना रहे हैं, तो उस केस में हम जो भी गुड्स लेंगे, जो भी सर्विसेज हम रिसीव करेंगे इन रिलेटिंग टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑन इज ओन अकाउंट, मतलब हमारी खुद की बिल्डिंग होगी, हमने खुद ने खर्चा करा है उसके लिए कंस्ट्रक्शन के लिए, तो हमें जो भी गुड्स एंड सर्विसेज रिसीव करेंगे उसके ऊपर जितना भी टैक्स लगेगा उसका हम क्रेडिट नहीं ले सकते। ऑल्सो वो हमारे किसके लिए, बिजनेस के लिए यूज हो रहा है, फिर भी हम क्या करेंगे उसको उस बिल्डिंग के ऊपर जितना भी टैक्स हमें लगेगा गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर उसका आईटीसी हम नहीं ले सकते। गॉट इट? नाउ मूविंग ऑन द एग्जांपल्स। ओके, और फर्स्ट केस इज ITC ऑन द मटेरियल परचेज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग। अभी हमने देखा सेक्शन 17(5)(d) उसको क्या कर रहा था, रिस्ट्रिक्ट कर रहा था, इसमें हमें कोई ITC नहीं मिलेगा। गॉट इट? सेक्शन 17(5)(d) हमें किसके लिए रिस्ट्रिक्ट कर रहा था, कंस्ट्रक्शन ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट इज ITC ऑन द वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस रिसीव बाय द बिल्डर एज अ सब कॉन्ट्रैक्टिंग। देखिए मैंने आपको एक एक्सेप्शन पढ़ाई थी कि इस अगर मान लो हम वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज रिसीव कर रहे हैं एज अ वर्क कॉन्ट्रैक्टर और अगर हम उसको क्या यूज कर रहे हैं, फर्दरेंस ऑफ द सप्लाई, हम उसको इनपुट सर्विस की तरह यूज करेंगे तो उस केस में हमें मिल जाएगा, बिकॉज वो बिल्डर है और वो सब कॉन्ट्रैक्टिंग की तरह ले रहा है, तो वो क्या करेगा, उसको नेक्स्ट सर्विसेज मतलब नेक्स्ट जो वो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस प्रोवाइड करवाएगा उसके लिए वो उसको यूज करेगा। ठीक है, तो यस उस पर हमें ITC मिल जाएगा। ITC on the expenses renovation of the building and such expenses is the debited to the P&L account। हमने जब कंस्ट्रक्शन की डेफिनेशन देखी थी उसमें हमने डिस्क्राइब करा था कि अगर हम रिपेयर करवा रहे हैं कोई भी बिल्डिंग के ऊपर, ठीक है, कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी पे हम रिपेयर का खर्चा करवा रहे हैं और अगर वो खर्चा हम क्या है, खर्चा हमारा रिवेन्यू नेचर का है और हम उसको क्या कर रहे हैं, डेबिट कर रहे हैं P&L अकाउंट में, तो हमें ITC मिल जाएगा, क्योंकि उसने क्या कहा था कि कैपिटलाइजेशन अलाउड नहीं है, अदरवाइज हमें क्या होगा, ITC मिल जाएगा। गॉट इट? ITC ऑन द शेड ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, हमने देखा कि सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चरल सपोर्ट के ऊपर हमें ITC मिलेगा, अदरवाइज और कोई भी सिविल स्ट्रक्चर उसके ऊपर किया जाएगा तो हमें ITC अलाउड नहीं होगा। और जब हम शेड बना रहे हैं प्लांट एंड मशीनरी के लिए, दैट इज ओनली फॉर द सिक्योरिटी पर्पज, नॉट फॉर द स्ट्रक्चरल सपोर्ट, दैट्स वाई हमें इसके ऊपर ITC नहीं मिलेगा। गॉट इट? ITC नहीं मिलेगा। नाउ नेक्स्ट केस इज ITC ऑन द मेंटेनेंस एंड द रिपेयर ऑफ द बिल्डिंग एंड सच एक्सपेंसेस आर द कैपिटलाइज। सी, हमने अभी देखा था कि अगर मान लो कैपिटलाइज उसको कर देंगे तो ऑब्वियसली उसके ऊपर जो क्या होगा, एक्सपेंस जो ITC होगा वो हमें अलाउड नहीं होगा, वो हमारा क्या रहेगा, रिस्ट्रिक्टेड रहेगा। गॉट इट? ITC ऑन द लिफ्ट इंस्टॉलेशन इन द बिल्डिंग। देखो अगर कोई भी लिफ्ट अगर हम उस बिल्डिंग के अंदर लगा रहे हैं तो दैट विल बी कंसिडर एज अ पार्ट ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी, ऐसा एक एडवांस रूलिंग में डिस्क्राइब करा गया। ठीक है, एडवांस रूलिंग के थ्रू ये बताया गया कि अगर मान लो कोई भी लिफ्ट लगी या फिर कोई भी
मतलब एलिवेटर वगैरह जो बिल्डिंग के अंदर लगते हैं, ठीक है, दैट दे विल बी कंसिडर एज द पार्ट ऑफ द दैट बिल्डिंग एंड दे आर द कैपिटलाइज इन द बुक्स ऑफ द अकाउंट, ठीक है। तो उसके ऊपर हमें कोई आईटीसी नहीं मिलेगा। ये ऐसा एडवांस रूलिंग में बताया गया है कि ये लिफ्ट आफ्टर इंस्टॉलेशन ये क्या माना जाएगा, पार्ट ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी। गॉट इट? इस पे आईटीसी नहीं मिलेगा, रिस्ट्रिक्टेड है ये। ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जांपल इज आईटीसी ऑन द ब्रोकरेज सर्विस रिलेटिंग टू द रेंटिंग ऑफ बिल्डिंग, ठीक है, क्योंकि ब्रोकरेज सर्विसेज ले रहे हैं। ब्रोकरेज सर्विस के ऊपर तो हमने देखा कि कोई भी ऐसा रिस्ट्रिक्शन था ही नहीं, ठीक है। तो आईटीसी ऑन द ब्रोकरेज सर्विसेज पे हमें यस अलाउड है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट इज सीमेंट यूज फॉर द फाउंडेशन ऑफ द पिलर सपोर्ट द मशीनरी। हमने देखा कि अगर स्ट्रक्चरल सपोर्ट के लिए कोई भी अगर कंस्ट्रक्शन की जा रही है, सिविल कंस्ट्रक्शन, तो उसके ऊपर हमें आईटीसी अलाउड होगा, ठीक है, उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, अगर स्ट्रक्चरल सपोर्ट के लिए तभी। ओके, नाउ नेक्स्ट इज मटेरियल यूज फॉर द स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू द टेलीकम्युनिकेशन टावर, ठीक है। टेलीकम्युनिकेशन टावर, बिकॉज टेलीकम्युनिकेशन टावर इज एक्सेप्शन ऑफ द प्लांट एंड मशीनरी। अगर उसको प्लांट एंड मशीनरी में कवर नहीं किया गया है तो दैट बिकम अ इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है, इमूवेबल प्रॉपर्टी हो गई। और उसका हम अगर स्ट्रक्चरल सपोर्ट के लिए इसको प्रोवाइड करवा रहे हैं तो ये इसके ऊपर आईटीसी अलाउड नहीं होगा, क्योंकि स्ट्रक्चरल सपोर्ट हमें सिर्फ और सिर्फ प्लांट एंड मशीनरी का अलाउड होता है, ठीक है। तो टेलीकम्युनिकेशन टावर हमारा क्या था, प्लांट एंड मशीनरी का पार्ट ही नहीं था, इसलिए इसके ऊपर हमें क्या होगा, आईटीसी नहीं मिलेगा। गॉट इट? नाउ नेक्स्ट इज ITC on the construction of the marriage hall on its own account for the letting out to the customer, ठीक है। इसके ऊपर एक एडवांस रूलिंग भी हुई थी कि जो एप्लीकेंट था उसने क्या कहा, उसने ये कहा कि हमने जो मैरिज हॉल है वो हमने बनाया है, उसकी कंस्ट्रक्शन करी है, ठीक है, और अब हम जो मैरिज हॉल है उसमें के जो भी रूम्स होंगे वो हम क्या करेंगे, वो लेट आउट करेंगे कस्टमर्स को। तो ऑल्सो जो हम उनको जब रेंट पे देंगे तो हम जो हमारी सर्विसेज होगी उसके ऊपर हम टैक्स तो पे करने वाले हैं गवर्नमेंट को। तो तब एआर जब एडवांस रूलिंग हुई, एडवांस रूलिंग में इसको कहा गया कि नो, इसके ऊपर आईटीसी का कोई भी इनपुट हमें नहीं मिलेगा, बिकॉज इट इज रिस्ट्रिक्टेड अंडर द सेक्शन 17(5)(d). ऑल्सो ये क्या है कि लेटिंग डाउन टू द कस्टमर, ऑल्सो मतलब जो बिल्डिंग तैयार होगी, बिल्डिंग को हम कस्टमर को आगे मतलब लेट आउट करेंगे, लेकिन फिर भी जो उसका नेचर है कंस्ट्रक्शन ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी वो चेंज नहीं होने वाला है। इसलिए उन्होंने कहा है कि इसके ऊपर जो आईटीसी है वो हमें अलाउड नहीं होगा। गॉट इट? नाउ द कोट ऑफ द डे, द बेस्ट प्रिपरेशन फॉर द टुमारो इज डूइंग योर बेस्ट टुडे। ओके, कल को अच्छा बनाने के लिए हमें आज से शुरुआत करनी पड़ेगी। आज हम अच्छा करेंगे तभी हमारा कल अच्छा होगा। सो स्टॉप प्लानिंग, स्टार्ट डूइंग। ओके, thank you for giving your precious time to watch. If you have any query you can ask in the comment box, and don't forget to like, comment and share and subscribe my channel and press the bell icon for get the instant notification. Okay, thank you.